देखिए बेटा, अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम नेचुरल सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जब डार्विनियन थ्योरी पढ़ते हैं तो डार्विन थ्योरी में जो है दो की कंसेप्ट बताए जाते हैं। एक की कंसेप्ट है वहां पे नेचुरल सिलेक्शन और एक है वहां पे ब्रांचिंग डिसेंट। तो हम नेचुरल सिलेक्शन की यहां पे बात कर लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए हमने एक ग्राफ लिया। हमने क्या लिया? एक ग्राफ लिया, एक पॉपुलेशन का ग्राफ लिया है। और इस ग्राफ में यहां पे हमने लिया है फिनोटाइप। इस साइड में हमने क्या लिया है? फिनोटाइप लिया। और इधर हमने क्या लिया है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिया। इधर क्या लिया हमने? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। और इस ग्राफ को देखते ही हमें पता लग रहा है कि यहां पे कौन से इंडिविजुअल्स का सिलेक्शन हो रहा है, या फिर हम कहें कौन से इंडिविजुअल्स का नंबर ज्यादा है जिनमें फिनोटाइप की वैल्यू कैसी है? एवरेज है। यहां पर एवरेज फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स का नंबर सबसे ज्यादा है। अब देखिए सिलेक्शन किस डायरेक्शन में होगा वो हम देखते हैं। अब यहां पे एक्सट्रीम वैल्यूज फिनोटाइप की कितनी है? 2। अब मान लीजिए कि दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यूज का सिलेक्शन नहीं होता है और एवरेज वैल्यू के जो इंडिविजुअल्स है उनका सिलेक्शन होता है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? नैरो। और पीक कहां चला जाएगा? ऊपर। और ऐसा जो सिलेक्शन होता है उसे हम बोलेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। कौन सा बोलेंगे? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में आप देखेंगे कि दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यूज का सिलेक्शन होने वाला नहीं है। जब दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यूज का सिलेक्शन नहीं होगा तो जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा? नैरो। और पीक कहां चला जाएगा? ऊपर। तो यहां पे लिखा नजर आया होगा, पीक गेट हायर एंड नैरोवर। क्लियर? अच्छा, अब पहले देखा जब दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यूज का सिलेक्शन नहीं हो तो जो सिलेक्शन हुआ कौन सा? स्टेबलाइजिंग। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर दोनों में से एक एक्सट्रीम वैल्यू का सिलेक्शन जब हो जाता है, कौन सी? दोनों में से एक एक्सट्रीम वैल्यू का जब सिलेक्शन हो जाता है तो आप देखेंगे जो ग्राफ है वो एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। अगर हायर फिनोटाइपिक वैल्यू का सिलेक्शन हो रहा है तो ग्राफ जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और लोअर फिनोटाइपिक वैल्यू का सिलेक्शन होता है तो ग्राफ किधर आ जाएगा? लेफ्ट साइड में। तो आप देखेंगे दोनों में से एक एक्सट्रीम वैल्यू का सिलेक्शन होता है तो ग्राफ एक सिंगल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसा जो सिलेक्शन होता है उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल सिलेक्शन। कौन सा बोलेंगे? डायरेक्शनल सिलेक्शन बोल देंगे। और कभी कभी यह भी होता है कि दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यूज का सिलेक्शन एक साथ हो जाता है। दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यूज का सिलेक्शन जब एक साथ हो तो क्या हो जाएगा कि जो ग्राफ है दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। आप देखेंगे यहां पर एवरेज फिनोटाइपिक वैल्यू का सिलेक्शन नहीं होगा, जिससे क्या हो जाएगा? एवरेज फिनोटाइपिक वैल्यू वाले इंडिविजुअल्स है उनका नंबर पॉपुलेशन में कम हो जाएगा, और दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यूज के जो फिनोटाइपिक वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर क्या हो जाएगा? वहां पे बढ़ जाएगा। और ऐसा जो सिलेक्शन होता है उसमें ग्राफ ये नजर आता है तो उसे हम कौन सा बोलेंगे? डिसरप्टिव सिलेक्शन। कौन सा? डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो अभी हमने देखा कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो 3 तरह का होता है। स्टेबलाइजिंग, जहां पे दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यूज का सिलेक्शन नहीं होता है, बेस नैरो हो जाता है, पीक ऊपर चला जाता है। एक हमने पढ़ा डायरेक्शनल, जिसमें आपने देखा कि दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज में से एक एक्सट्रीम वैल्यू का सिलेक्शन हो जाता है और ग्राफ जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। और आपने एक और पढ़ा डिसरप्टिव में, हमने देखा कि दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यूज का सिलेक्शन एक साथ हो जाता है, जिससे जो ग्राफ होता है दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है। और यहां पे आप देखेंगे दोनों ही एक्सट्रीम वैल्यूज के जो ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर बढ़ जाएगा, और एवरेज फिनोटाइपिक वैल्यू वाले जो इंडिविजुअल्स है उनका नंबर क्या हो जाएगा? कम। और अब हम इस पे बेस्ट 2 सवाल सोल्व करने वाले हैं। ठीक है। अपना पहला सवाल है यहां पर, इन अबोव ग्राफ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विच shows change in ratio of black and white peppered moth in a population during time of environmental change। देखिए कि जो पेपर्ड मोथ है उसमें हमने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा, और पेपर्ड मोथ जो है उसमें आपने देखा होगा 2 तरह के इंडिविजुअल्स मिलते हैं, ब्लैक जो डार्क और लाइट कलर के इंडिविजुअल्स। आपने पढ़ा होगा जो पॉल्यूटेड एरिया है वहां पर पॉल्यूटेड एरिया में जो ट्री ट्रंक्स है वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, डार्क कलर के हो जाते हैं, तो वहां पर जो ब्लैक कलर का मोथ है वो इजीली कैमोफ्लेज हो जाता है, और वहां पर जो व्हाइट मोथ है वो इजीली क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा। तो प्रिडेशन सबसे ज्यादा किसका होगा वहां पर? तो वहां पे पॉल्यूटेड एरिया में व्हाइट मोथ का प्रिडेशन ज्यादा होगा, तो वहां पे व्हाइट मोथ की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी। और
जो डार्क कलर्ड मॉथ है उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। वहीं पे हम नॉन पॉल्यूटेड जोन की बात करें तो नॉन पॉल्यूटेड जोन जो है वहां पे ट्री ट्रंक्स जो है वहां पे व्हाइट कलर के लाइकेंस ग्रो किए हुए हैं। तो अब होगा क्या कि व्हाइट कलर के जो मॉथ है वो इजीली कैमोफ्लेज हो जाएंगे, लेकिन जो डार्क कलर का मॉथ है वो वहां पे कैमोफ्लेज नहीं हो पाएगा। तो डार्क कलर के जो मॉथ है उसका प्रिडेशन होगा। तो नॉन पॉल्यूटेड जोन में सिलेक्शन किसका होने वाला है? नॉन पॉल्यूटेड जोन में व्हाइट मॉथ का सिलेक्शन होने वाला है। तो आप देखेंगे दोनों केस ले लीजिए, दोनों में से एक बार में एक ही फिनोटाइपिक वैल्यू का सिलेक्शन होता है। तो आप देखेंगे जब दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज में से एक का सिलेक्शन होता है तो आंसर कौन सा जाना चाहिए? डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, हमें देखिए ए बी सी करके ऑप्शन मिले तो बी में क्या है? डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो आंसर कौन सा जाए? सेकंड में हमें दे रखा है बी ग्राफ के बारे में बताया हुआ है। क्लियर है? देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन जो आपको दिखाया जा रहा है इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप प्रीवियस डेटा जो है उसके बेसिस पे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हमें बताया कि साउथ अफ्रीका की बात चल रही है, वहां पे 3 तरह की स्क्विरल हमें बताई है। एक ऐसी स्क्विरल जो बहुत बड़ी साइज की है, एक ऐसी बहुत छोटी साइज की है और एक ऐसी जो मीडियम साइज की है। अब यहां पे क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जो बड़ी साइज की जो स्क्विरल है वो अपने प्रेडेटर से क्या कर सकती है? लड़ सकती है और उसको हरा सकती है और अपना अस्तित्व बनाए रह सकती है। ठीक है, और जो सबसे छोटी वाली है वो इजीली कहां चली जाएगी? बिल में चली जाएगी, तो उसका प्रिडेशन उस तरीके से नहीं होगा। तो आप बताइए इस केस में प्रिडेशन किसका ज्यादा हो रहा है? जो मीडियम जो साइज की जो स्क्विरल है उसका प्रिडेशन सबसे ज्यादा होगा, तो उसका पॉपुलेशन में डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो आप बताइए कि जो फिनोटाइपिक वैल्यू है उसमें से कौन सी फिनोटाइपिक वैल्यू का सिलेक्शन हो रहा है? हायर और लोअर? क्या दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज का सिलेक्शन हो रहा है? डेफिनेटली यहां पे दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज का सिलेक्शन हो रहा है। और अब इस डायग्राम से आप बताइए कि जब दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज का सिलेक्शन होता है, तो आप कौन सा सिलेक्शन बताएंगे? तो आंसर कौन सा जाएगा? डिसरप्टिव सिलेक्शन। इस स्क्विरल के एग्जाम्पल में जो नेचुरल सिलेक्शन का पैटर्न है, टाइप है, वो डिसरप्टिव है। तो आप देखेंगे डिसरप्टिव का ग्राफ कौन सा है? सी। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आंसर भी अपना कौन सा जाएगा? थर्ड, क्योंकि थर्ड में आंसर में क्या गिवन है? सी ग्राफ। क्लियर है बेटा? ये जो क्वेश्चन है ये फिर से हम नेचुरल सिलेक्शन का क्वेश्चन ले रहे हैं और ये क्वेश्चन इस तरीके से, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन शोन बिलो एज वेल एज द रिलेटेड राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट एंड सिलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द टू टुगेदर। हमें क्या है? ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ्स को देख के हमें अपना ऑप्शंस ढूंढना है जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हमें जो ग्राफ दिया हुआ उसमें बताया गया कि पीक गेट हायर एंड नैरोवर। तो आप देखेंगे पीक हायर कब जाता है? जब आपने देखा कि दो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है और दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज का सिलेक्शन नहीं होता, तो ये भी एलिमिनेट ये भी एलिमिनेट, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। पीक कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ऐसा कौन सा सिलेक्शन में होता है? ऐसा होता है स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन में होता है। ठीक है, अब हमें जो 4 ऑप्शन मिले उसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है नेचुरल सिलेक्शन का टाइप दे रखा है स्टेबिलाइजिंग, सेकंड में डायरेक्शनल, थर्ड में डायरेक्शनल और फोर्थ में डायरेक्शनल। तो आप देखेंगे स्टेबिलाइजिंग का तो ऑप्शन ही एक है और स्टेबिलाइजिंग में होगा क्या कि जो एवरेज फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स है उनका सिलेक्शन होता है। तो अब अपना आंसर बताइए कौन सा जाएगा? फर्स्ट। देखो बेटा, हमारा अगला क्वेश्चन है बिस्टन कार्बोनेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बिस्टन जो कार्बोनेरिया है, इंसेक्ट है, वो किसका एग्जाम्पल है? हमें 3 स्टेटमेंट मिले हैं, ए बी सी करके हमें कितने स्टेटमेंट मिले हैं? 3 स्टेटमेंट मिले हैं और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या एक सही है, 2 सही है कि सारे ही सही है? तो पहला स्टेटमेंट ए जो है वो है इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब यहां पे ये होता है कि ऐसा एक्शन जिसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो। तो बिस्टन कार्बोनेरिया की हम बात करें तो उसमें जो सिलेक्शन होता है वो पॉल्यूशन उसको प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। और पॉल्यूशन किसकी देन है? इंसान की। तो पॉल्यूशन की वजह से जो सिलेक्शन हो रहा है उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है। तो बिस्टन कार्बोनेरिया जो है उसमें सिलेक्शन एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा क्या जा रहा है? यहाँ पे करेक्ट जा रहा है। दूसरे स्टेटमेंट की हम बात करें बी, तो बी में हमें दिया है डायरेक्शनल सिलेक्शन। देखिए डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है? एक प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है, और डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है कि जो मिनिमम या मैक्सिमम जो फिनोटाइप है उसकी वैल्यू है उसमें से एक फिनोटाइपिक वैल्यू का सिलेक्शन होता है। दोनों में से एक फिनोटाइपिक वैल्यू का सिलेक्शन होता है। तो आप देखेंगे बिस्टन कार्बोनेरिया के अंदर भी या तो डार्क कलर का सिलेक्शन होगा या लाइट कलर का, दोनों में से एक कलर का सिलेक्शन होता है। ठीक है,
तो अपना दूसरा स्टेटमेंट भी कैसा जा रहा है, सही जा रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है नेचुरल सिलेक्शन, बिल्कुल। अब आप देखिए कि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वो उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है, ह्यूमन जानबूझकर सिलेक्ट करवाता है, लेकिन आप देखेंगे बिस्टन कार्बोनेरिया को ह्यूमन सिलेक्ट नहीं करवा रहा है, ये नेचुरली सिलेक्ट हो रहा है। जैसे हम बात करें पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में, कहां पर, पॉल्यूटेंट एनवायरमेंट में डार्क कलर के मोथ का सिलेक्शन होता है, वहीं पे नॉन पॉल्यूटेड जोन के अंदर जो लाइट कलर मोथ है उसका सिलेक्शन होता है। तो आप देखेंगे यहां पर तीनों स्टेटमेंट ए बी सी यहां पर बिस्टन कार्बोनेरिया के एग्जांपल के रेफरेंस में बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा, यहां पर थर्ड जाएगा। क्लियर है। देखो बेटा, अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दे रखा है, और डायग्राम में हमें मार्सुपियल मैमल्स दिए हुए हैं। ये वही मार्सुपियल मैमल है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, और हमें इसमें जो डायग्राम है उसके रेफरेंस में 4 स्टेटमेंट ए बी सी डी करके दिए हैं, और हमें यह बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो हम पहले स्टेटमेंट की बात करें। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दीज आर प्लेसेंटल मैमल फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो बेटा ध्यान रखिए, इस डायग्राम में जो दे रखा है वो मैमल्स तो है, लेकिन प्लेसेंटल मैमल ना होके वो है मार्सुपियल मैमल्स। ऑस्ट्रेलिया में मिलते, ये बात सही है, लेकिन प्लेसेंटल शो कर रखा है यहां पे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बी स्टेटमेंट की बात करें, बी स्टेटमेंट बता रहा है दे शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो आप देखेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में हमें कुछ इस तरीके का डायग्राम मिलता है, मतलब इनका ओरिजिन कॉमन बताते हैं, और ये जो डायग्राम शो उसमें भी ऐसा ही मिल रहा है। इसका मतलब हो ना हो ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां से क्या गया, करेक्ट जाता है। थर्ड स्टेटमेंट सी की बात करें हम, तो दे रखा है दे शो होमोलॉगी। आप देखेंगे ये डायग्राम अपने को होमोलॉगी में ही मिलता है, कॉमन एंसेस्ट्री मिल रही है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी कैसा जा रहा है, करेक्ट जा रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, दीज एनिमल फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। बिल्कुल सही बात है, ये जो मार्सुपियल हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, और केवल कहां मिलेंगे, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट। तो हमने अभी तक देखा कि हमें 4 ऑप्शन मिले, जो 4 स्टेटमेंट है उनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ऑप्शंस में ढूंढिए और पता कीजिए 3 कहां है, तो आप देखेंगे हमारा आंसर कौन सा बन रहा है, सेकंड। क्लियर। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन आ रहा है वो डार्विन फिंचेज के बारे में आ रहा है, कि डार्विन फिंचेज जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और हमें 4 ऑप्शंस में से हम देखेंगे, पहले ऑप्शन में हमें दिया हुआ है एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, दूसरा दे रखा है डाइवर्जेंट स्पेसिएशन, और थर्ड दे रखा है एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। तो और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो हम एक एक करके देखते हैं कि डार्विन फिंचेज है वो किसका एग्जाम्पल है। पहले हम बात करें एलोपेट्रिक स्पेसिएशन की, ठीक है। अच्छा, तो एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में क्या होता है, एलो मतलब होता है डिफरेंट, और पेट्रिया मतलब क्या होता है, लैंड। अब इसको ऐसे समझिए कि एक लैंड एरिया है जहां पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज रहती है, किसी वजह से यहां पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो जाता है, ठीक है, बैरियर आ जाता है, जियोग्राफिकल बैरियर, और ये जो लैंड एरिया है वो 2 अलग अलग एरियाज में डिवाइड हो जाता है। अब पहले तो यहाँ पे जियोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, और काफी टाइम बाद में यहाँ पे जो रहने वाली स्पीसीज थी वो अब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये स्पीसीज अलग और ये स्पीसीज क्या हो जाएगी, अलग, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है। लेकिन यहां पे पेट्रिया डिफरेंट हो गया, तो ये जो है ये कैसा हो गया, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। और डार्विन फिंचेज भी इसका एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि डार्विन फिंचेज एक ही आइलैंड पे रहती थी, लेकिन उस आइलैंड पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाने की वजह से उनका जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, देन वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गई, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है डाइवर्जेंट स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन का मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको इवोल्यूशन से समझते हैं कि जो पहली डार्विन फिंच है, वो कैसी थी, सीड ईटर, ऐसा बिलीव किया जाता है। फर्स्ट जो डार्विन फिंच थी वो कैसी थी, ओरिजिनली सीड ईटर, लेकिन बाद में वो कैक्टस ईटर, इंसेक्ट ईटर ऐसे बन गई। तो यहां पे कौन सा इवोल्यूशन नजर आया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। और बाद में यहां पे जो स्पीसीज है ये क्या हो गई, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गई, तो यहां पे ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो ये जो स्पीशिएशन होगा वो हो जाएगा डाइवर्जेंट स्पीशिएशन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन का सिंपल मीनिंग बोले तो क्या होता है, एडेप्टिव रेडिएशन में कि कोई स्पीशिएशन जो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में स्टार्ट हुआ और अलग अलग एरियाज में जाके जो स्पीसीज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है। तो ऐसा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन। तो आप देखेंगे डार्विन फिंचेज में हमें ये सारे के सारे ही क्या मिलते हैं, ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है वो अप्लाई हो रहे हैं डार्विन फिंचेज पे। तो यहां पे अपना आंसर जाएगा ऑल ऑफ दी जाएगा। क्लियर है।
देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें 3 एग्जाम्पल दिए हैं, द हमिंग बर्ड, हॉक एंड द हमिंग मॉथ इलुस्ट्रेट, कि हमें 3 एग्जाम्पल दिए, हमें हमिंग बर्ड दिया हुआ है, हॉक दिया हुआ और हमिंग मॉथ दिया हुआ है, और हमें ये बताना है कि इन पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, क्या इन पे एडेप्टिव रेडिएशन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड होमोलॉगी, थर्ड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, फोर्थ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। हमें ये देखना है कि इन पे कौन सा एग्जाम्पल या कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, चलो देखें। हमिंग बर्ड और हॉक जो है ये दोनों क्या है, बर्ड, और हमिंग मॉथ जो है वो क्या है, इंसेक्ट। आप देखोगे तो इनमें हम विंग्स ले, क्या ले, विंग्स ले, तो विंग्स का ओरिजिन यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट, क्या होगा, डिफरेंट, और फंक्शन कैसा है, सेम। ठीक है, इसका मतलब इनका ओरिजिन डिफरेंट था और ये सेम हैबिटेट में आ रहे हैं, तो ये किसको शो करेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को, या फिर मैं बोलूं होमोलोगस ऑर्गन्स को। ठीक है, लेकिन आप बाकी के ऑप्शंस में देखेंगे एडेप्टिव रेडिएशन नहीं हो रहा, होमोलॉगी शो नहीं कर रहे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी शो नहीं कर रहे, तो ये क्या शो करेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो अपना आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, अपना ये जो क्वेश्चन है वो ये है, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मार्सुपियल रेडिएशन। ठीक, कि अपने को चार ऑप्शन में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं और हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा मार्सुपियल रेडिएशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब देखोगे पहले ऑप्शन में मिला है कोला, दूसरा मिला है लीमर, थर्ड वॉम्बट एंड फोर्थ कंगारू। ठीक है, तो कंगारू के बारे में तो आप जानते हैं, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है और मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म है। क्यों, क्योंकि ये अपने छोटे बच्चे को मार्सुपियल में रखता है। ठीक है, आपने कंगारू की जब भी इमेज देखी है तो आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा जो होता है वो क्या करता है, पेट की एक थैली सी होती है उससे झांक रहा होता है। ठीक है, और अभी कुछ दिनों पहले जब ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी तो आपने कोला नाम के एक जानवर को देखा होगा, फोटोज में, वीडियोज में, टीवी पे। ठीक है, उसके बाद एक वॉम्बट की बात करें तो वॉम्बट भी मार्सुपियल मैमल है, ये भालू जैसा जानवर होता है जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। क्लियर है, तो अब हमने देखा लीमर, 4 ऑप्शंस में से लीमर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मार्सुपियल नहीं है, मतलब वो मार्सुपियल रेडिएशन का पार्ट नहीं है, तो अपना आंसर जाएगा सेकंड। क्लियर, देखिए ये जो सवाल है उसमें हमें एक डायग्राम दिया है और डायग्राम हमें मिला है मार्सुपियल रेडिएशन का, जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक एंसेस्टर से बहुत सारे मार्सुपियल्स बन गए। ये मार्सुपियल ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। यहां पे कुछ ऐसा डायग्राम आपको शो हो रहा है। तो यहां पे एक बात बताइए, आप डाइवर्जन मिल रहा है कि कन्वर्जन मिल रहा है। ठीक है, और अगर डाइवर्जन मिल रहा है तो यहां पे इवोल्यूशन कौन सा होगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कौन सा इवोल्यूशन हुआ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक ही जियोग्राफिकल एरिया में स्टार्टिंग हुई, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में या अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये किसका एग्जाम्पल भी जाएगा, एडेप्टिव रेडिएशन का भी जाएगा, एडेप्टिव रेडिएशन का भी एग्जाम्पल है। लेकिन क्या यहां पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो हो रहा है, कभी नहीं। तो हम कौन से आंसर को टिक करेंगे यहां पे, थर्ड। क्यों, थर्ड में आ रहा है बोथ 1 एंड 2, मतलब यहां पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी हो रहा है और एडेप्टिव रेडिएशन भी यहां पर देखने को मिल रही है। तो अपना आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल जो है उस पे बेस्ड है। ठीक है, अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो प्रिंसिपल है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या कह रहा है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें एलील फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब इनका जो सम टोटल है एलील फ्रीक्वेंसीज का वो कितना होना चाहिए, 1। यहां पे 2 फॉर्मूलाज हम पढ़ते हैं, P + Q = 1। P यहां पे डोमिनेंट एलील है और Q यहां पे रेसेसिव एलील है। दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज है उनका सम टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और दूसरा फॉर्मूला हम पढ़ते हैं P² + Q² + 2PQ = 1। यहां पे P² मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, Q² होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल, 2PQ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल जो है, इन सबका सम टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है, अच्छा। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में जो हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बताते हैं वो कब रहती है, जब पॉपुलेशन कैसी हो, लार्ज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसी हो, लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए और वहां पे जो मैटिंग है, वहां पे
मैटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो वो पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सकती है। वहीं पे हम देखें कि क्या चीजें जो है वो एब्सेंट होने चाहिए, पे ऐसा कोई भी फैक्टर जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी को डेविएट करता है वो सारे एब्सेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो बोले वो एब्सेंट होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट वहां एब्सेंट होनी चाहिए, म्यूटेशन वहां नहीं होना चाहिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी वहां पर नहीं होना चाहिए और नेचुरल सिलेक्शन भी वहां पर नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये फैक्टर जब एब्सेंट रहते हैं और ये फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं तो जो पॉपुलेशन है उसमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी का सम टोटल कितना रहता है, 1 रहता है। ठीक है, यदि यह सम टोटल 1 नहीं होता है इसका मतलब वहां पर एलिलिक फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है और इसका तात्पर्य यह होता है कि वहां पर इवोल्यूशन हुआ है। हमारा क्वेश्चन है allelic frequencies in a Hardy-Weinberg population can be expressed by the equation p square plus 2pq plus q square equals 1. It is called जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पर इनका सम टोटल अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो पॉपुलेशन है वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब देखिए वेन फ्रीक्वेंसी मेजर, जब फ्रीक्वेंसीज को मेजर करा डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज ड्यू टू फॉलोइंग ऑल एक्सेप्ट 1, कि भाई एक के अलावा कौन से रीजन है जिनकी वजह से ये जो पॉपुलेशन में जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी वो बदल गई। तो आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है म्यूटेशन टेक प्लेस, तो आप देखेंगे अगर म्यूटेशन होगा तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी वहां पे बदल जाएगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन रैंडम मैटिंग इज अकर, अगर रैंडम मैटिंग होती रहेगी तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो होकर होता है तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बदल जाएगी। फोर्थ में देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन अगर ऑपरेट होता है तो भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। हम ये चाहते हैं कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी बदलनी नहीं चाहिए, तो क्या होना चाहिए, वहां पर मैटिंग कैसी होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग होना चाहिए। तो यहां पे अपना आंसर जाएगा कौन सा, सेकंड। क्लियर।